ऑडियो आर्ट सहयोग सद्भाव का एक अनूठा उदाहरण। स्वयं को गढ़ना और दूसरों को गढ़ने में सहयोग करना यदि युवाओं की जीवन नीति बन जाए तो देश के यौवन में नए प्राण फूंके जा सकते हैं। युवा गुमराह होते ही इस कारण है क्योंकि प्रतिभाशाली एवं सफल युवक युवतियों को इन्हें निहारने एवं गढ़ने तराशने की फुर्सत नहीं होती। ये तो सफलता के नए नए शिखरों पर चढ़ने में इस कदर खो जाते हैं कि इन्हें गिरे हुए को उठाने का होश ही नहीं रहता। युवा जीवन के पुरोधा युगाचार्य स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र के युवाओं से बीते युग में कहा था, बी एंड मेक, अर्थात बनो और बनाओ। स्वामी जी का यह वचन आज भी महामंत्र की तरह है। इसका अनुष्ठान करके राष्ट्र के युवा समस्याओं के कारण नहीं बल्कि उनके निवारण व निराकरण के साधन बन सकते हैं। एक युग में स्वामी विवेकानंद के दक्षिण भारतीय युवा शिष्य आला सिंगा तथा विजय कृष्ण गोस्वामी के शिष्य व डॉन पत्रिका के तात्कालिक संपादक सतीश चंद्र मुखोपाध्याय ने इसे एक अभियान का रूप दिया था। उन्होंने राष्ट्र के प्रतिभाशाली युवाओं का आह्वान करते हुए कहा था कि वे अपनी विशिष्ट प्रतिभा, समय व साधन के बड़े हिस्सों को अन्य युवाओं के प्रतिभा परिष्कार व उनके व्यक्तित्व निर्माण में लगाएं। उनके इस भावपूर्ण आह्वान को उस युग के युवाओं ने सुना था और वे इस महत्व कार्य में संलग्न हुए थे। यह वजह थी स्वाधीनता के महासमर में दृढ़ चरित्र एवं दृढ़ प्रतिज्ञ बलिदानी युवाओं की कमी कभी आड़े नहीं आई। एक शहीद हुआ तो दूसरे ने क्रांति की मशाल थाम ली। सिलसिला चला और चलता गया। आज यदि युवाओं को समस्याएं घेरे हैं, उनकी प्रतिभा का उफान थमा है, तो इसके पीछे प्रतिभाशाली एवं व्यक्तित्ववान युवाओं का दूसरों का सहयोग ना करना है। सहयोग की प्रक्रिया चल पड़े तो एक के बाद एक नए प्रतिभाशाली एवं व्यक्तित्ववान युवा राष्ट्र व समाज को मिलते रहेंगे। आज के माहौल में नकारात्मक एवं स्वार्थी वृत्तियाँ बढ़ी ज़रूर हैं, फिर भी ऐसे लोग हैं जो अपने प्रेरक कार्यों से प्रकाश दीप बने हुए हैं। रामानुजम स्कूल एवं सुपर 30 ग्रुप का संचालन करने वाले गणित विशेषज्ञ आनंद कुमार इन्हीं में एक हैं। आनंद कुमार बिहार प्रांत के पटना शहर में कुम्हारा क्षेत्र के रहने वाले हैं। गरीबी की टीस को इन्होंने अपने अध्ययन काल में अनुभव किया था। यह दर्द ही इनकी प्रेरणा बन गया और इन्होंने निश्चय किया कि गरीब युवा छात्र छात्राओं की प्रतिभा निखारने में कोई कोर कसर ना रखेंगे। इसी संकल्प के साथ इन्होंने रामानुजम स्कूल एवं सुपर 30 ग्रुप की स्थापना की। उनका यह रामानुजम स्कूल 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें विद्यार्थियों से सामान्य शुल्क लिया जाता है। इस शुल्क से जो धन जुटता है उसे सुपर 30 योजना चलाई जाती है। इस सुपर 30 के लिए हर वर्ष 30 निर्धन प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का चयन किया जाता है। ये निर्धन प्रतिभाएं समाज के हर वर्ग से होती हैं। इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और सवर्ण सभी जातियों के नवयुवा होते हैं। जाति, वंश एवं मानव मात्र की समानता आनंद कुमार का प्रथम गणितीय सूत्र है। सुपर 30 के लिए प्रतिभाशाली और निर्धन होना ही योग्यता की कसौटी है। आनंद कुमार का कहना है कि अमीरों के लिए बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पर गरीब प्रतिभाएं तो यूं ही विनष्ट हो जाती हैं। हमें इन्हें किसी भी कीमत में बचाना है। आरक्षण के इस दौर में जब जातीयता के भेदभाव की दीवारें समाज को बांट रही हैं, ऐसे में आनंद कुमार के प्रयत्न प्रेरक हैं। आनंद कुमार के इस कार्य में बिहार पुलिस बल के अतिरिक्त महानिदेशक श्री अभयानंद वरिष्ठ सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय पुलिस सेवा IPS के वरिष्ठ अधिकारी अभयानंद विलक्षण लोकसेवी हैं। ये अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर सुपर 30 के छात्रों को भौतिक विज्ञान का शिक्षण करते हैं। आनंद कुमार इन्हें गणित का शिक्षण देते हैं। सुविधाओं से रहित इस पाठशाला के विद्यार्थी एवं शिक्षकों दोनों को अपने श्रम, पुरुषार्थ एवं ईश्वर की कृपा पर संपूर्ण विश्वास है। इन सब के पुरुषार्थ एवं ईश्वर निष्ठा के समन्वय का ही सुफल है कि सुपर 30 शुरू होने के साल ही 30 छात्रों में 18 का चयन IIT के लिए हुआ। एक साल बाद यह संख्या 30 में से 26 पहुंच गई।
इस साल यह बढ़कर 30 में से 28 हो गई है। इसमें आधे से अधिक छात्र अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति के हैं। इन सफल छात्रों में एक दिव्यांशु ने CBSE की 12वीं परीक्षा 91% अंकों में उत्तीर्ण करने के साथ IIT की प्रवेश परीक्षा में 10वां स्थान प्राप्त किया है। आनंद कुमार एवं अभयानंद के प्रयोग को प्रायः सभी समाचार माध्यमों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जापान के राष्ट्रीय टीवी ने तो इस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत जापान ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के निदेशक सुजुकी और सुमोतोपो ट्रस्ट बैंक रिसर्च इंस्टीट्यूट टोक्यो के मुख्य अर्थशास्त्री योशोहितो पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने देखा कि 5-5 छात्रों की टीम किसी तरह एक टीन की छत के नीचे अपनी प्रतिभा को निखार रही है। यहाँ के पत्रकारों के दल से बातचीत में उन्होंने यह बताया कि आनंद कुमार एवं अभयानंद द्वारा किए जा रहे इस कार्य की पहली जानकारी उन्हें एक जापानी पत्रिका से प्राप्त हुई थी। इस पत्रिका ने इसका ब्यौरा बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया था। यहाँ आकर वे आश्चर्यचकित हैं कि भारत देश का भावी इंजीनियर कितने कठिन संघर्ष से तैयार हो रहा है। उसकी इस कठिन साधना का ही सत्परिणाम है कि भारतीय इंजीनियर विश्व के हर कोने में अपनी सर्वोत्कृष्टता साबित कर रहे हैं। जापानी टीम के दोनों प्रमुख सदस्य इस बात से भी भाव विह्वल थे कि अपनी कठिन आर्थिक स्थिति के बावजूद आनंद कुमार ने सुपर 30 समूह की पढ़ाई, रहना, खाना निःशुल्क कर रखा है। वह अपने तन मन धन सभी का नियोजन करके युवा पीढ़ी को निखारने तराशने में जुटे हैं। योशोहितो का मानना है कि इस तरह यह न केवल भारत देश के लिए बल्कि विश्व के सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया के हर देश में युवा पीढ़ी को गढ़ने के लिए इसी तरह के प्रयोग किए जाने चाहिए और आनंद कुमार की ही तरह और भी प्रतिभाशाली युवाओं को आगे आना चाहिए। सहयोग का यह सिलसिला चल पड़े तो कारवां बढ़ता जाए और राह मंजिल आसान हो जाएगी। युवा पीढ़ी को किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में उन्हें अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व की यशस्वी छाप छोड़नी है। इस महत् कार्य के लिए उनके जीवन को संवारने निखारने की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। प्रतिभाशाली युवा व्यक्तित्व इस कार्य के लिए समय एवं धन का नियोजन करने में पीछे ना रहें। दीप से दीप जलाने की यह प्रक्रिया यदि चल पड़ी तो पूरा देश जगमग हुए बिना ना रहेगा। युवाओं को इसे राष्ट्र कर्तव्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रनिष्ठ प्रेरणा स्रोत ये युवाओं को राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने के लिए आगे आना चाहिए। युवा शौर्य एवं तेज ही राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुरक्षा का आधार है। इसके लिए केवल वे ही युवा जिम्मेदार नहीं जो राष्ट्रीय सेवाओं में कार्यरत हैं, बल्कि वे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कामों में संलग्न हैं। जो जहाँ हैं वहीं उसकी अपनी विशेष भूमिका है। अपने काम को ईमानदारी से करते हुए वह जनसेवा, राष्ट्रीय सौहार्द, भ्रष्टाचार से संघर्ष जैसे कितने ही महत्वपूर्ण काम कर सकता है। प्राकृतिक आपदाओं व राष्ट्रीय विपत्ति में जाबाज सैनिक की भूमिका निभा सकता है। सैनिक केवल उतने ही नहीं हैं जिन्होंने वर्दी पहन रखी है, वे भी सैनिक हैं जो राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने के लिए प्राणपण से संघर्ष कर रहे हैं। आज का जग जाहिर सच है कि स्वार्थ और सत्ता के लिए मारामारी मची हुई है। इसके लिए कितनी ही तिकड़में, कुचक्र व षड्यंत्र रचाए जाते हैं। इन षड्यंत्रकारियों को केवल अपने हितों की चिंता है। फिर इसके लिए कितनी जानें क्यों न चली जाएं, कितने ही घर क्यों न बर्बाद हो जाएं, राष्ट्र की नींव कितनी ही क्यों न खोखली होती जाए, हर कीमत पर ये खास बने रहना चाहते हैं। ऐसे खास लोगों को आम लोगों की कोई चिंता नहीं है। ये तो बस धर्म और जाति के नाम बंटवारे करना चाहते हैं। भरपूर भ्रष्टाचार करके तिजोरी भरने की ख्वाहिश इन्हें व्याकुल किए रहती है। ऐसे खास लोगों के कौरवी कुचक्र को ध्वस्त करना केवल युवा पराक्रम का कार्य है। युवा ही समय सर्प की गति को मनचाहा मोड़ देकर उसे विषहीन कर सकते हैं। कई युवाओं ने ऐसा किया भी है। ऐसा ही एक युवा नाम षणमुखम मंजुनाथन का है। IIM के छात्र रहे 27 वर्षीय मंजुनाथन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में मैनेजर थे। उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में थी। युवा मंजुनाथन ने अपनी शहादत से पहले उन तेल माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था जो तेल में मिलावट का गैर कानूनी कारोबार सालों से बेरोक चला रहे थे।
मारे जाने से पहले उन्हें कई धमकियां मिली थीं। उन्हें अनेक प्रलोभन दिए जाने के भी प्रस्ताव थे, पर युवा मंजुनाथन की ईमानदारी इन सब के सामने डिगी नहीं। कायर अपराधियों ने एक दिन उन्हें धोखे से मार दिया। मारे जाने से कुछ दिन पहले मंजुनाथन ने अपने साथियों से कहा था कि मेरे शरीर पर हरी या खाकी वर्दी तो नहीं है, पर मैं देश का सच्चा सिपाही हूँ। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसे मैं पूरी निडरता से निभाऊंगा। उनकी दुखद मृत्यु ने जहां सरकार व प्रशासन को शर्मसार किया, वहीं रचना और निर्माण में लगे कई संकल्पों, संगठनों, विशेष तौर पर युवाओं ने इस शहादत को अपनी ताकत बनाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमला बोले और उसे बेनकाब करने की मुहिम को न केवल इससे गति मिली, बल्कि देश को अपने बेहतर भविष्य के लिए भरोसा जागा। अपने साथ कई युवा लड़के लड़कियों को लेकर राष्ट्रीय सौहार्द के लिए काम कर रही सुशोभा बर्वे के अनुभव भी प्रेरक हैं। अपने व्यावसायिक एवं फिल्मी चमक के लिए पहचानी जाने वाली मुंबई कई दुखद दंगों के दागों के लिए भी जानी जाती है। सुशोभा बर्वे ने युवाओं के साथ मिलकर यहाँ दंगों के दागों को मिटाने और दोस्ती का दौर कायम करने का काम किया। मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में रहने वाले हिंदू मुस्लिम कभी आपसी भाईचारे की मिसाल हुआ करते थे, परंतु 1992 के दंगों के बाद यह भाईचारा कायम ना रहा। इसे कायम करने के फेर में सुशोभा को कई नाकामियां हाथ लगी, परंतु अपने हिंदू मुसलमान युवा सहयोगियों के साथ वे डटी रही। अंत में उन्हें धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। पिछले साल वहाँ एक मौलवी साहब नमाज के लिए जा रहे थे, तभी किसी शरारती ने उनके ऊपर मछली का शोरबा गिरा दिया। वे सिर से पांव तक भीग गए, उनके कपड़े खराब हो गए। ऐसा लगा कि फिर से एक दंगा हो जाएगा, लेकिन तभी कुछ हिंदू युवाओं ने समझदारी दिखाई। वे बड़े आदर से मौलवी साहब को अपने घर ले गए, वहाँ उनके कपड़े बदलवाए। हिंदू लड़कियों ने उनके कपड़े धोकर साफ किए। जिस किसी ने ये शरारत की थी, सब ने उसे मिलकर डांटा। यह सब 20-25 मिनट में समाप्त हो गया। मौलवी साहब अपनी नमाज पढ़ने चले गए। आधे घंटे बाद जब पुलिस आई, तब वहाँ शांति थी। दोस्ती का दौर फिर से कायम हो रहा था। यह सब किया वहाँ के युवाओं ने अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा करने के लिए। 35 वर्षीय युवा बस चालक कुलदीप सिंह की कथा भी राष्ट्रीय कर्तव्य की प्रेरणा है। दिवाली आने वाली थी और दिल्ली के लोग खरीदारी के लिए उमड़ पड़ रहे थे। तभी बम विस्फोटों की एक श्रृंखला ने उनकी खुशियां छीन ली। गोविंदपुरी के निवासी इस बहादुर युवा बस चालक के कारण प्रसन्न थे, क्योंकि उसने अपने साहस से कई जानें बचा ली थी। हत्यारे आतंकियों ने दिल्ली परिवहन निगम की एक बस में बम रख दिया था, लेकिन वह कुलदीप की होशियारी के कारण लोगों की जानें नहीं ले पाया। हालांकि कुलदीप को इसमें अपना दाहिना हाथ खोना पड़ा। आंखों की दृष्टि वापस पाने के लिए वह अभी तक संघर्ष कर रहा है। इस घटना की याद करते हुए कुलदीप सिंह का कहना है कि बस की एक सीट पर बैग में बम रखा था। उस बम में 3 तारें थीं। चकराए कुलदीप ने उसमें से किसी तार को नहीं खींचा। उसने बैग उठाया और तेजी से बस से दूर दौड़ पड़ा। उसने यह बम वाला बैग एक पेड़ के पास रखा। जैसे ही वह वापस दौड़ने के लिए मुड़ा, बम में विस्फोट हो गया। हालांकि इसमें उनको दाहिना हाथ गंवाना पड़ा। आंखों की रोशनी मध्यम हो गई, कानों से सुनना कम कर दिया। इस सब के बावजूद उसका यही कहना कि मैं अपने देश के कुछ काम तो आया। फौजी भाई लड़ाई के समय तो जाने तक गंवाते हैं, मैंने तो कुछ खास नहीं गंवाया। सुनामी के दौरान उसके बाद भी नागपट्टनम में समाज एवं सरकार से ठुकराए गए खानाबदोश जिंदगी जी रहे अदियान और नरी कोरवार्स समुदायों के बच्चों की शिक्षा के लिए लगातार जुटी फिल्मी निर्माता रेवती राधाकृष्णन भी अपने राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत है। इस कार्य में उनकी सहयोगी बनी है समुदाय की 27 वर्षीय जीवा, जिन्हें अपने भारतवासी होने पर गर्व है। रेवती एवं उनके युवा साथियों के प्रयास से स्थापित वनाविल ट्रस्ट इन दोनों समुदाय के 70 बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उठाए हैं। इस समाज के युवाओं के लिए रेवती प्रेरणा पुंज बनी हुई हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना से लबरेज हैं कश्मीरी युवा मुश्ताक अहमद जरगज, जिन्होंने अपने 2 सहयोगियों रियाज अहमद और सैयद एजाज के साथ मिलकर कश्मीर के भूकंप पीड़ितों के लिए प्राणपण से काम किया।
मुश्ताक तो अपने कश्मीर वासी और भारतवासी होने पर गर्व है। वे कहते हैं कि भारत देश के झंडे में 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। ये क्रमशः बलिदान, शांति एवं समृद्धि के प्रतीक हैं। राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा करने के लिए आज के युवाओं की भावनाओं को भी इस 3 रंगों में रंगा होना चाहिए। युवाओं की बलिदानी भावना से ही राष्ट्र में शांति स्थापित होगी और तभी देश समृद्ध होगा। प्रत्येक युवा को अपने राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए स्वयं प्रेरित होकर दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। साथ ही उन्हें अपनी संस्कृति को समझने एवं संस्कारवान बनने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए।